इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 7th साइंस यह हो गया चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 जो हमारा दिया है कि अवशिष्ट जल की कहानी। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर जो पूछा गया है देखते हैं। दिया गया हमारा कि रिक्त स्थानों की काय सबसे पहले पूर्ति करने के लिए कि जल को कहा गया मेरे दोस्त कि जल को स्वच्छ करना को दूर करने का प्रक्रम यहाँ पर आपको भर देना है। मैं आपको बता देता हूँ। एक में आपको क्या भरना है, प्रदूषकों। क्या भरना है, प्रदूषकों। ठीक है। फिर देखिए दूसरा पूछा गया था कि घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अवशिष्ट जल क्या कहलाता है। दो का उत्तर हो जाएगा हमारा वाहित मल। क्या होगा, वाहित मल। तीन में आपको क्या भरना है, आपंग। क्या भरना है, आपंग। चार में क्या भरना है कि चाय की पत्ती और ठोस खाद्य पदार्थ। बस सही आपको भर लेना है। अब अगला दिया है कि वाहित मल। कहा गया कि वाहित मल क्या है। वाहित मल क्या है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है। क्या है, हानिकारक क्यों है आपको समझाना। तो यहाँ पर लिखना है कि घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अवशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अवशिष्ट जल क्या कहलाता है, वाहित मल। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है। कभी-कभी जल संबंधी रोगों से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जल संबंधित रोगों से क्या, तो लोगों की कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि जल को ज्यादा प्रदूषित नहीं किया जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। अगला दिया है कि तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। तेल और वसाओं को देखिए दोस्तों, आप ये सब जो लिख रहे हैं आपको मतलब मानना भी पड़ेगा। ठीक है, आपको आज से तेल और वसा को पानी में नहीं बहाना है। तो लिखना है कि तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खाली नालियों में वसा यहाँ पर मृदा है। ठीक है, वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः अतः जल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। अब दिया है कि अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर का कौन कौन सा चरण है जो कि अवशिष्ट जल का मतलब जो गंदा जल है उसको साफ कर दिया जाता है। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। लिखा है कि सर्वप्रथम अवशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छर्रों से बने सलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अवशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कि कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन, इंडिया इंडिया आदि अलग हो जाते हैं। यह सब फिर आपको लिखना है। यह पहला चरण था। इसमें से क्या है, यह हमारा प्रथम चरण है। इसमें क्या है, फिर दूसरा चरण में जो होता है, दूसरा चरण में होता है कि अब बाहित जल को गीट और बालू को अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अवशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिट्ट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। कहाँ पर, पेंदी में। ये दूसरा चरण है। फिर तीसरा चरण में क्या होता है कि द्वितीय चरण से प्राप्त जल को एक ऐसी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलानदार होता है और जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस मध्य भाग की तली में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपांग जिसको लोग कहते हैं सलज होता है। ठीक है।
उसके आगे फिर लिखना है कि जल में तैरने वाले तेल और गिरज जैसी अशुद्धियां को अपम का है अपम फिरते जिसको हम कहते हैं सीक मर द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। अपांक का आपंक आपंक को पृथक टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ यह अवयी अवयवी जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा चरण है। तीसरा चरण में थोड़ा सा लिखना है कि तथा इस प्रक्रम में उत्पन्न बायोगैस को ईंधन अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न बायोगैस जो होता है यह तीसरा चरण था। फिर चौथा चरण यह लास्ट चरण है जो कि जल को पूरा साफ किया जाता है। लिखना है कि निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है जिससे वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में बचे हुए मानव एवं खाद्य अवशिष्ट पदार्थों साबुन व अन्य अवांछित पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं। अब शेष भाग से जल को निकाल कर उसे रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन अथवा ओजोन से गुजार कर शुद्ध कर लिया जाता है। यह हमारा चौथा चरण था जो कि इसका उत्तर लगभग मानिएगा तो 1 पेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना आपको लिखना ही होगा। अगला दिया है कि आपंक का आपंक आपंक क्या है, समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। इसे कैसे उपचारित किया जाता है तो लिखना है कि आपंक अवशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अवशिष्ट टंकी की पेंडी में एकत्रित संक्रियती आपंक में लगभग 97% जल होता है। कितना? 97। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्क कण तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है जिससे इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद से रूप में करते हैं जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व क्या होता है पुनः मृदा में चले जाते हैं। इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। ये हमारा आपंक है। अगला दिया कि अनौपचारिक का है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। समझाइए इस बात को कि अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। तो लिखना है कि अनुपचारित मानव मल के वातावरण में बने रहने से विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इससे दुर्गंध आने लगती है जिससे श्वास संबंधी एवं अन्य रोग होने की संभावना रहती है। मल के ढेर पर मक्खियां मच्छर एवं विभिन्न रोगाणु पनपने लगते हैं जो हैजा तपेदिक हेपेटाइटिस पोलियो पेचिस मेनिंजाइटिस आदि बीमारियां फैलाते हैं। इससे जल और मृदा भी प्रदूषित होते हैं। क्या होता है? इससे जल और मृदा भी प्रदूषित होते हैं। अतः अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। क्या है? तो अतः अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि जल को रोगाणुनाशित जिसको हम कहते हैं रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। 2 रसायन का नाम बताना। तो लिखना है कि रोगाणुनाशित रसायन ये हमारा ओजोन और क्लोरीन। क्या है? ओजोन और क्लोरीन। ठीक है, चलिए अब दिया है कि अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाए। शलाका छन्नों के कार्य को समझाना। तो लिखना है कि शलाका छन्नों जिसको हम लोग कहते हैं वार स्क्रीन द्वारा अवशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े डंडियां डिब्बे प्लास्टिक पैकेट नेपकिन आदि बड़े साइज के संदूषक अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे दिया है कि स्वच्छता और
रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वच्छता और रोग के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा कि स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। क्या जिससे क्या था बहुत अनेक रोग उत्पन्न होता है। इसलिए जल को स्वच्छ पीना चाहिए। पेयजल का मतलब पीने वाला जो जल है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ यानी क्लियर। अब कि स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझेगा। स्वच्छ स्वच्छता के संदर्भ में, तो यहाँ पर लिखना है कि स्वच्छता के संदर्भ में सक्रिय नागरिक की भूमिका। इसमें से पहला भूमिका लिखना है कि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसको कम करने का प्रयास, यह पहला। फिर दूसरा आपको लिखना है कि अपने पास पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करना चाहिए। अगर कहीं पर भी साफ सुथरा नहीं है तो इसका आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ किसको कंप्लेन करें? नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को। फिर तीसरा आपको लिखना है कि यदि किसी के घर से निकलने वाला बाहित का यदि किसी के घर से निकलने वाला बाहित जल जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो उन्हें अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति समझाना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अब दिया कि प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से, जो कि हमारा संकेत दिया है कि बाएं से दाएं, ये हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एक बॉक्स दिया है इसी में आपको कहा गया था भरने के लिए। तो मैं आपको बता दूंगा नंबर वाइज की किस तरह से आपको भरना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक में आपको क्या भरना है? ओजोन। क्या भरना है? एक नंबर जो दिया गया है कि ऊपर से नीचे उसमें ओजोन भर देना है। और दो में जो इस तरह से जो दिया गया था कि बाएं से दाएं, उसमें आपको बायोगैस भरना है। तीन में जीवाणु, चार में वातन, पांच में अपशिष्ट जल, छह में आपको उपचार संयंत्र, सात में सीवर और आठ में साबित मल और नौ में मल आपको भर देना है। ठीक है, अब दिया है कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब ये ओजोन के बारे में कुछ वाक्य दिया है जो कि आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको कहा था कि ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, जो कि आपको ये खुद ही पढ़ लेना है। फिर देखते हैं आगे की क्या कहा गया है। आपको ध्यानपूर्वक कहा गया था पढ़ने के लिए। उसमें से फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कि इसमें ख और गो क्या है? सही है। ख और गो दो में आपको टिक लगाना है। 1 मिनट, इसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ये समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो।